Hello students, this is Manish Parik in front of you. In this class, we are going to discuss a new topic of electrolyte, that is Colrosch law. First of all, we start with the statement of Colrosch law. The statement of Colrosch law is this: molar conductivity at infinite dilution for any salt expressed as the sum of the individual contribution from the ions of an electrolyte. तो क्या स्टेटमेंट है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मोलर कंडक्टिविटी का, हमने ग्राफ देखा था इसमें, जिसमें मैंने आपको एक ऑनसेंगर इक्वेशन भी दिखाई थी। तो मैंने आपको बताया था कि मोलर कंडक्टिविटी जब आप कंसंट्रेशन जीरो कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कोलरोश ने उसी के लिए एक स्टेटमेंट दिया कि अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है किस पे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो उसका क्या रूल है कि जितने भी उस इलेक्ट्रोलाइट में आयंस प्रेजेंट होंगे उन सब का सम किसके बराबर होगा? उन सब का इनफाइनाइटी पे सम जो है वो बराबर होगा आपके टोटल इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी पे। देखिए कैसे एग्जांपल मैं समझता हूं। अगर मेरे को निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl, तो सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कोलरोश लॉ का कि इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो सिंपल सी इन दोनों आयंस पे डिपेंड करेगी। यानी कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस आयन, इन दोनों के सम पर डिपेंड करेगी। इन दोनों का सम ही क्या होगा? इस पूरे इलेक्ट्रोलाइट के जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगी। ऐसे ही अगर एक और सॉल्ट की हम बात करें, जैसे लैम्डा m हमें निकालना है MgCl2 का, तो देखिए क्या होगा इस रिएक्शन को, अगर हम MgCl2 के अगर हम ब्रेकडाउन की बात करें कि कैसे आयनाइड होगा MgCl2, तो हमें पता है MgCl2 कुछ इस तरीके से टूटेगा, Mg+2 + 2Cl माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा? इन आयंस का कंट्रीब्यूशन का सम ही क्या होगा? इसकी टोटल मोलर कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कोलरोश लॉ के अकॉर्डिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2, तो वो मेरे पास क्या होगी? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg प्लस में इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस आयन। ये है कोलरोश लॉ का स्टेटमेंट। चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, उनका जो टोटल जो है आपका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो उसके आयंस के सम के इक्वल होगे। ये बिल्कुल इसका बेसिक स्टेटमेंट था। अब इस कोलरोश लॉ की एप्लीकेशन क्या क्या है? इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। जैसे मैंने आपको कल ग्राफ के थ्रू ड्रॉ किया था लास्ट क्लास के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि आप ग्राफ से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो। मैं फिर से एक बार वो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं ताकि हमें क्लियर हो जाए। हमने कुछ इस तरीके का मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया था, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने लिखी थी मोलर कंडक्टिविटी और यहाँ पे लिखा था हमने कंसंट्रेशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके का था, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके का था। तो हमने कहा था ये कंसंट्रेशन अगर मैं कम करता जाऊं, और कंसंट्रेशन कहाँ तक ले आए हम? कंसंट्रेशन अगर यहां तक आ जाए, यानी कि जीरो कंसंट्रेशन पे ले आए, तो जीरो कंसंट्रेशन का मतलब है आपका जो सॉल्यूशन है वो 100% डाइल्यूट हो गया या फुली डाइल्यूट हो गया। तो इसमें अगर इस कंडीशन के लिए मैं इस ग्राफ को
बैक साइड में एक्स्ट्रा प्लॉट करता हूं तो ये यहां पे जाके मिलता है, यानी कि जीरो कंसंट्रेशन पर, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। इसको हमने क्या बोला था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो इजी था, हमने कल डिस्कस किया था, ऑन-सैंगर इक्वेशन भी हमने बात की थी, डिबाई-हकल ऑन-सैंगर इक्वेशन की। लेकिन ये ग्राफ था वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये निकालना मुश्किल है। तो अब हम ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या निकालनी हो, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो, तो वो कहां से निकलेगी, वो निकलेगी हमारे पास कोलरॉश लॉ से। देखो कैसे कोलरॉश लॉ का हमने यूज किया, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखिए मान लीजिए मेरे को निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी CH3COOH एसिटिक एसिड की, तो अगर हम इसको डिसोसिएट करवाएं तो इसके ये कुछ इस तरीके से आयनाइज होगा, CH3CO- प्लस में H प्लस। अगर इसके लिए कोलरॉश लॉ लगाऊं मैं यहाँ पे, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा मेरे पास, CH3COOH का आयंस का सम, यानी कि लैम्डा नॉट फॉर CH3COO- प्लस में लैम्डा नॉट H प्लस। अब हमें पता है कि हम डायरेक्टली इसको नहीं निकाल सकते, लेकिन कोलरॉश लॉ का यूज करके हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। अब देखिए ये कैसे निकलेगा, मान लीजिए मेरे पास कुछ और सॉल्ट हैं, जैसे मेरे पास है CH3COON, एक मेरे पास सोल्ट है HCl और एक मेरे पास सोल्ट है NaCl। ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हमें पता है, और ये हमारा क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इन तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से हम इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलरॉश लॉ। देखो इसको अगर डिसोसिएट करें तो हमारे लिए देखो इसके लिए क्या बनेगा, लैम्डा m नॉट फॉर CH3COONA। हमारे लिए कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट CH3COO- प्लस में लैम्डा नॉट Na प्लस। ओके, इसके लिए अगर हमें लिखना पड़े कोलरॉश लॉ, तो लैम्डा m नॉट फॉर HCl इक्वल्स टू लैम्डा नॉट H प्लस प्लस में लैम्डा नॉट Cl माइनस। इसके लिए अगर हमें लिखना पड़े तो लैम्डा m नॉट NaCl, क्योंकि हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो 100% आयनाइज होंगे, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस में लैम्डा नॉट Cl माइनस। अब देखो हमें इसकी कैलकुलेट करने के लिए, आयंस की कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, एक तो लैम्डा नॉट चाहिए CH3COO एसिटेट आयन, और एक क्या चाहिए, H प्लस आयन। तो देखो एसिटेट आयन मेरे पास इस इक्वेशन में है 1 में, और H प्लस आयन मेरे पास किस इक्वेशन में है, 2 में। तो अगर इन दोनों को सम करूंगा तो मेरे पास ये दोनों तो आ जाएगा, CH3COO माइनस भी आ जाएगा, H प्लस भी आ जाएगा, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा चीजें भी आएंगी, लैम्डा Na प्लस भी आएगा और लैम्डा Cl माइनस भी आएगा। तो अगर किसी भी तरीके से इन दोनों को मैं हटा दूं तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, ये दोनों बचेंगे, यानी कि किसकी वैल्यू निकल आएगी, CH3COOH की। तो देखो तीसरी इक्वेशन में हमारे पास क्या है, Na प्लस Cl माइनस है। तो मैं इसमें से क्या करता हूं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को तो क्या करता हूं, सम करता हूं, और थर्ड इक्वेशन को इसमें से घटा देता हूं। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस 2 माइनस 3। तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, लैम्डा CH3COO माइनस प्लस लैम्डा Na प्लस, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, लैम्डा H प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। अब ये क्या करना है, हमें माइनस करनी है ना थर्ड इक्वेशन, तो लैम्डा Na प्लस माइनस लैम्डा Cl माइनस। तो देखो लैम्डा Na प्लस से लैम्डा Na प्लस, लैम्डा Cl माइनस से लैम्डा Cl माइनस, कट हो गया, हमारे पास बचा क्या, CH3COO माइनस और H प्लस। तो हमने क्या किया, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या निकाल ली, मोलर कंडक्टेंस निकाल ली, मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली विद द हेल्प ऑफ कोलरॉश लॉ। तो ये कोलरॉश लॉ की पहली एप्लीकेशन थी। अभी इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम। हमारे पास देखो क्वेश्चन क्या है, द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम आयोडाइड NaI, sodium acetate and magnesium acetate are 12.69, 9.10 and 18.78 Siemens meter square mole inverse respectively at 25 degree Celsius. What is the molar conductivity of MgI2? अब MgI2 हमें निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें पता है पहले तो MgI2 कैसे डिसोसिएट होगा, हमें ये पता होना चाहिए। तो हमारे पास MgI2 डिसोसिएट होगा Mg प्लस 2 प्लस 2I माइनस में।
तो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgI2 कैसे आएगी? हमें क्या क्या निकालना होगा? हमें निकालना होगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ Mg प्लस में 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ I माइनस, ये हमें निकालना होगा। अब ये जिस फॉर्मूले से जिस इक्वेशन से हमें मिलेगा हम वहां रख देंगे। देखो क्या क्या हमारे पास है। इधर हमें पहले दिया है सोडियम आयोडाइड, तो सोडियम आयोडाइड के लिए मोलर कंडक्टेंस हमारे पास कितनी है? लैम्डा m नॉट हमारे पास है सोडियम आयोडाइड के लिए 12.69। अब यहाँ पे हमें एक तो मैग्नीशियम चाहिए, एक आयोडीन चाहिए। तो आयोडीन आ तो गया हमारे पास, लेकिन यहाँ पे आयोडीन की कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास NaI जो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस है ये किस तरीके से डिसोसिएट होगी? हमें पता है कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaI को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस में मोलर कंडक्टेंस ऑफ I माइनस, और ये हमारे पास कितनी है? 12.69। तो हमें कितने चाहिए? दुगनी चाहिए I की, यानी कि I की मोलर कंडक्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा? यहाँ पे देखो मेरे पास आएगा 2 लैम्डा नोट Na प्लस 2 लैम्डा नोट I माइनस। तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 2 12 8 3, ठीक है 25.38। अब हमें I तो I माइनस तो मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? Mg प्लस। तो नेक्स्ट चलो देखो हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सोडियम एसीटेट CH3COO माइनस। तो CH3COO माइनस Na, इसकी मोलर कंडक्टेंस हमें कितनी दे रखी है? इसकी मोलर कंडक्टेंस हमें दे रखी है 9.10। तो इसको हमें पता है कैसे लिख सकते हैं हम? इसको हम लिख सकते हैं CH3COO Na लैम्डा नोट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नोट Na प्लस। ओके, ये किसके इक्वल है? 9.10 के इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम एसीटेट। तो लैम्डा m नोट मैग्नीशियम एसीटेट हमारे पास कितना आएगा? अब देखो इसको डिसोसिएट करोगे तो ये कैसे टूटेगा? पहले तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे पास कितनी है? 18.78। अब इसको डिसोसिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? लैम्डा, अब एसीटेट कितने हैं? 2 हैं हमारे पास, 2 CH3COO माइनस प्लस में लैम्डा नोट Mg, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 18.78। अब हमें क्या चाहिए था? एक तो Mg चाहिए। तो Mg तो इस इक्वेशन में इक्वेशन दे देता हूँ, इस NaI को दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, और सोडियम एसीटेट वाले को देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, और मैग्नीशियम वाले को देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या क्या चाहिए? एक तो लैम्डा Mg चाहिए जो इक्वेशन नंबर 3 में है, ओके। और हमें क्या चाहिए? 2 लैम्डा नोट I चाहिए। 2 लैम्डा नोट I क्या है हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन में है। तो मैं क्या करता हूँ? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3। अब हमें पता है कि हमें सिर्फ लैम्डा Mg और लैम्डा I चाहिए, बाकी वाली चीज़ें तो हमें कैंसिल आउट करनी है। तो यहाँ पे हमें कैंसिल आउट क्या करना है? Na करना है। तो Na कैंसिल आउट करने के लिए हमारे पास किधर है? इसके अंदर Na है, सेकंड वाली इक्वेशन में। और हमें कैंसिल आउट क्या करना है? यहाँ एसीटेट आयन है, तो यहाँ भी देखो एसीटेट आयन है हमारे पास, इसको भी कैंसिल आउट करना है हमें। इसको कैंसिल आउट करने के लिए इसको माइनस करना पड़ेगा 2 से। अब देखो हमारे पास है क्या क्या? हमारे पास यहाँ लैम्डा Na कितनी है? 2 है, और यहाँ पे एसीटेट भी कितनी है? 2 है। तो अब यहाँ पे एसीटेट और Na कितनी है? सिंगल है हमारे पास सिर्फ सोडियम एसीटेट में। तो हम इस दूसरी इक्वेशन को क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। दूसरी इक्वेशन को क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, है ना। इसको हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 18.20। अब इसमें से कर देते हैं। पहली इक्वेशन थी हमारे पास NaI, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई पहले कर दिया था, तो हमारे पास क्या आ गया था? 25.38। फिर प्लस में 3 हमारे पास कितना था? 18.78, और 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास क्या आया? 18.20। तो ये अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा? हमारे पास आ गया ये 25, ये आपस में इससे गया 68, 58 इसमें अगर करें तो हमारे पास क्या आएगा? 25.96 सेंटीमोल स्क्वायर, सॉरी साइमन्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से एप्लीकेशन है, और हमें क्या करना है? न्यूमेरिकल अप्रोच करना है कोलरोश लॉ पे। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है कोलरोश लॉ की, ये पहली प्रॉपर्टी देखी कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट की
इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसकी? नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि अब हमें पता है कि जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं वो 100% आयनाइज तो होते ही नहीं है, तो कुछ एक एक्सटेंट तक वो आयनाइज होते हैं, तो हम उनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना परसेंट वो आयनाइज होगा। कैसे करेंगे? देखो मैं दूसरी इसकी एप्लीकेशन लिख रहा हूं कोलरॉस लॉ की, जो कि क्या है हमारे पास, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। तो एक सीधा सीधा सा फॉर्मूला है हमें निकालने के लिए, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? लैम्डा एम सी बाय लैम्डा एम इनफाइनाइट, ये हमारा फॉर्मूला है। यानी कि सी भी नहीं भी लिखूं तो भी कोई चक्कर नहीं है कि लैम्डा एम किसी भी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसकी मोलर कंडक्टेंस का जो रेशो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हमें पता चल जाएगा इस फॉर्मूला से कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना परसेंट क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। वो 5% डिसोसिएट हो रहा है, वो 10% डिसोसिएट हो रहा है इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपको ये गिवन होता है, ये कैसे ना कैसे आप कैलकुलेट कर लेते हो, फिर आपसे अल्फा पूछा गया होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सी लिखा भी मिल सकता है, नहीं भी तो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इन दोनों का जो रेशो होता है वही हमारा क्या होता है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है। तीसरी अगर मैं बात करूं इसके एप्लीकेशन की, तो तीसरा एप्लीकेशन होता है कोलरॉस लॉ का कि आप निकाल सकते हो क्या? डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट आपने 11th में जरूर पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, फिर भी मैं इसको एक बार रिवाइज कर देता हूं। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के नाम से काफी फेमस है। मान लीजिए ये हमारा कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है AB, ये पार्शियली आयनाइज्ड होता है A+ और B- में, ठीक है। अगर मैं बात करूं एट टाइम t, यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो इसकी कुछ भी कंसंट्रेशन रही होगी, मान लीजिए C कंसंट्रेशन रही होगी, इनकी क्या रही होगी? 0 आफ्टर टाइम t एट t इक्वल्स टू सम टाइम, कुछ भी टाइम हो सकता है, इसका कुछ ना कुछ डिसोसिएशन हुआ होगा। तो कंसंट्रेशन का मान लीजिए अल्फा% डिसोसिएशन हुआ, तो अल्फा% इसका कम हो जाएगा, C माइनस अल्फा C या C माइनस C अल्फा। यानी कि मान लीजिए 10% डिसोसिएट हुआ है तो इसका 10% कम हो जाएगा, इसका 20% कम हुआ है, तो मैं डिसोसिएशन मान रहा हूँ जो फ्रैक्शन के अंदर अल्फा%, तो उतना ही ये बन जाएंगे C अल्फा। समझ रहे हो? देखो इसको समझो कि ये मान लीजिए AB था, ये % था, ये B था। मान लीजिए इसके 100 मॉलिक्यूल थे शुरू में, ये 0 थे। मैं कह रहा हूं कि 10 मिनट के बाद में इसके 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, तो इसका 10% कम हो गया ना, तो ये 90 बन गया। तो ये बने कितने? 10% ये बन गए। तो इस तरीके से C अल्फा इसका कम हुआ तो ये C अल्फा बन गए। अब इसके लिए हम क्या लगाते हैं? हमारे पास जो कांस्टेंट रो होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम पे हम कैसे करते हैं इसको? एट इक्विलिब्रियम, जब इनके बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो हमें पता होता है हम क्या करते हैं? लो लगाते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो क्या था हमारे पास? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? C अल्फा स्क्वायर, C² अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा? C कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस अल्फा। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया? K। हमारे पास क्या आया? C से C कैंसिल, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये हमारा होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, एक बार मैंने समराइज किया हल्का सा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। तो यहां से मैं कह रहा हूं कि ये जो कोलरॉस लॉ है उससे आप क्या कर सकते हो? डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। अब हमारे पास ये फॉर्मूला आता है, देखो इस फॉर्मूले के आगे दो कंडीशन बनती है। इफ अल्फा इज नेग्लेजिबल, अल्फा टेंड्स टू 0 और नेग्लेजिबल मान लेते हैं, तो हमें पता है ये नीचे वाली टर्म जो है अल्फा टेंड्स टू 0 देन 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास K क्या आ जाएगा? सीधा C अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अगर अल्फा हमारे पास क्या है? नेग्लेजिबल नहीं है, उसकी कुछ वैल्यू है, तो देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। तो हमारे पास क्या था?
मैं इस फॉर्मूले को दोबारा लिख रहा हूँ। डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला था हमारे पास सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ कि दो कंडीशन है, इफ अल्फा इज नेग्लेजिबल, तो हमें पता है अल्फा टेंस टू 0 है, देन क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर। अगर अल्फा नेग्लेजिबल नहीं है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो यहां पे ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम के की वैल्यू, तो अभी हमने देखा था फ्रॉम कोलरॉश लॉ, फ्रॉम कोलरॉश लॉ अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, लैम्डा एम एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय लैम्डा एम एट इनफाइनाइट वैल्यू। तो इसमें पुट कर देंगे हम के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू क्या थी लैम्डा एम डिवाइड बाय लैम्डा एम इनफाइनाइट स्क्वायर 1 माइनस अल्फा क्या है हमारे पास लैम्डा एम इनफाइनाइट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे के को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा लैम्डा एम इनफाइनाइट, इसको नीचे ले आते हैं, इसको सही लिखता हूँ थोड़ा उसमें, लैम्डा एम इनफाइनाइट। ठीक है, इसको लैम्डा एम स्क्वायर को इसको नीचे ले आते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा लैम्डा एम, सी लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस लैम्डा एम, ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे तो सिंपल हमें अल्फा की वैल्यू लिखनी है, के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लैम्डा एम डिवाइड बाय लैम्डा एम इनफाइनाइट का स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आज हमने बात की किसकी, कोलरॉश लॉ की और उसके एप्लीकेशन की, जिससे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या कर सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।